नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले बात उत्तराखंड में मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जो कि मौसम इस वक्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। बारिश के साथ गर्जन की संभावना जताई जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और इसको लेकर के लोगों से अपील की गई है मौसम विभाग की ओर से कि स्थानीय लोग सावधानी जरूर बरतें। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कहीं पर तेज बारिश हो रही है, कहीं आप तेज हवाएं भी चलती हुए देख रहे हैं और मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया। येलो अलर्ट है अधिकतम जगहों पर और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है, जिस वजह से लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी अगर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल संभल करके निकले। तो वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं में उत्साह है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज इंडिया ने महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिलाओं ने अधिनियम को बताया क्रांतिकारी और ये भी बताया कि ये बदलाव की एक भूमिका को दर्शाता है। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले इस ऐतिहासिक कदम पर उनकी राय जानने के लिए जब न्यूज इंडिया के संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने महिलाओं के बीच जाकर के उनसे सीधा संवाद किया तो उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव बताया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पेश कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। किस तरह से देखती हैं मैम, 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिला जाएगा और महिलाओं को बढ़ावा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, किस तरह से देखती हैं? देखिए, तो बहुत ही खुशी का पल है, ऐतिहासिक पल है हम महिलाओं के लिए। जो 4 दशकों से हम मांग कर रहे थे वो आज पूरी होने की रास्ते पे चल पड़े हैं। और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक सशक्तिकरण हम लोगों को मिला है, क्योंकि देखिए महिलाओं को राजनीति में अपना स्थान पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये 33% आरक्षण आने से जो पॉलिसी मेकिंग की बात करें, विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात जो हमारे माननीय मोदी जी ने विजनरी उनका ये एस्पेक्ट रहा है, उसके तहत ये एक बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि अब महिलाएं जिस ताकत तो हमारे में पहले से ही बहुत थी, लेकिन जिस ताकत से अब हम पॉलिसी मेकिंग में अपना भागीदारी कर पाएंगे वो एक बहुत बड़ा विषय है। एक बहुत बड़ा अवसर है जो हमें मिलने जा रहा है सभी महिलाओं को। और अवसर केवल हम इसको इतना संकीर्ण मानसिकता से ना देखें कि जो राजनीति में महिलाएं हैं उनका फायदा हो रहा है। ये हमें समझने की जरूरत है कि वो जो महिलाएं चुनकर आएंगी कल को विधानसभा और लोकसभा में, वो प्रतिनिधित्व कर रही है हमारी आधी आबादी का। तो जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके मुद्दों को वहां तक पहुंचाएंगी, उनकी चुनौतियों को समझेंगी, ज्यादा समावेशी और संवेदनशील तरीके से नीतियां बनाई जाएंगी और उनकी बात को रखा जाएगा। कोई भी, मैं कहती हूं कि कोई भी पुरुष उस तरह से महिलाओं की परेशानी को नहीं समझ सकता जिस तरह से एक महिला समझती है, क्योंकि वो उन परेशानियों से लड़ती हुई वहां तक पहुंची है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक कानून नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण का एक संकल्प है। और जब लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, राज्य विधानसभाओं में मिलेगा, तो महिलाएं कहते हैं ना, आपने देखा भी होगा घर में छोटी मोटी चीज़ें होती, हर चीज़ों का ध्यान महिलाएं रखती हैं। तो उसी प्रकार जब महिला सांसद में बैठेगी तो हमारे देश की कई चीज़ें हैं जो संवेदनशील जगह चीज़ें हैं, उनका भी ध्यान महिलाएं रखेगी। और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 2047 में जो विकसित भारत बनना है, और मैं अब बता सकती हूँ कि आने वाला समय में महिलाएं ही इसकी आधारशिला रहेगी और आने वाला दशक हमारे मातृशक्ति का रहेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में जो खुशी नजर आ रही है साफ दर्शाती है कि आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। फिलहाल इतना ही। अब देखने वाली बात ये होती है कितनी भागीदारी जो है महिलाओं की इस बार रहने वाली है। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो वहीं नोडल ऑफिसर आईजी विम्मी सचदेवा रमन चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंची और जहां उन्होंने
भवन में अहम बैठक भी की, जिसमें कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चारधाम यात्रा का रोड मैप भी साझा किया गया। पार्किंग, हॉल्टिंग और रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही हरिद्वार में तैनात होने वाले पुलिस बल की भी समीक्षा की गई है। बैठक के बाद नोडल ऑफिसर ने जमीनी निरीक्षण भी किया। तो वही भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में रुड़की के मंगलौर स्थित नगर पालिका परिसर में एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलौर नगर पालिका में आयोजित इस शिविर में करीब 150 सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों को जनगणना से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को घरों की गणना, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या और मकानों की स्थिति का सटीक आकलन करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा, ताकि जनगणना कार्य को पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ में संपन्न किया जा सके। भारत की जनगणना 2027 की तैयारी के तहत नगर पालिका परिषद मंगलौर में आज जो मंगलौर क्षेत्र में जो जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य होना है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है। यह 3 जगह चल रहा है, नगर पालिका परिषद मंगलौर, नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज और केवल कन्या पाठशाला में 3 जगह चल रहा है। लगभग 150 हमारे परिगणक और सुपरवाइजर हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्यक्रम 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक चलना है, जिसमें मकानों की गणना और उसमें रहने वाले परिजनों के, उनके कितने परिवार के सदस्य हैं और मकान की स्थिति के संबंध में विभिन्न तरह के क्वेश्चन हैं, उनका आंसर करके उनकी गणना की जाएगी। तो वहीं विकास नगर में जन सुविधाओं को लेकर के अब लोगों का गुस्सा खुलकर के सामने आने लगा है, जहां रोडवेज और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की मांग को लेकर के जन सुविधा संघर्ष समिति ने क्षेत्रीय विधायक के कैंप कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया। जन सुविधा संघर्ष समिति के संयोजक अरविंद शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में स्थानीय लोगों ने देहरादून कलसी रूट पर इलेक्ट्रिक और रोडवेज बस सेवाएं शुरू करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल पहले ही सफल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सेवाएं शुरू न होने कहीं न कहीं व्यवस्था की लापरवाही को दर्शाता है। धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश सचिव विकास शर्मा ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई रोडवेज बसें खरीदी गई हैं, लेकिन हरबर्टपुर बस अड्डे से अब तक उनका संचालन शुरू नहीं किया गया है, जो बेहद चिंताजनक है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को, जिनका आज जन्म दिवस है, और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर जो है धरना दिया है सांकेतिक, क्योंकि हमारी जो समस्या है क्षेत्र की एक समस्या है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है यहाँ से कालपी तक चलती, जिनका ट्रायल भी हो चुका था, वो किन्हीं कारणों से जो है उन गाड़ियों को रुकवाया गया। उसी को लेकर हम जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमें तो ना तो कोई विधायक निधि चाहिए, ना कुछ चाहिए। हमें जनता के, जो हमारे बच्चे यहाँ तक देहरादून तक जाते हैं और हमारे बहुत लोग, उनका आना जाना देहरादून तक रहता है, एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है लांगे तक चल रही थी, उसको हमने काल्फी कराने के लिए, प्रयास के लिए जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इसी के उसमें आज हमने यहाँ पर धरना दिया है। देखिए, एक हमारे क्षेत्र में करोड़ों की लागत से एक बस स्टैंड बनाया गया उत्तराखंड परिवहन निगम का। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 220 बसें इस प्रदेश ने नहीं खरीदी, लेकिन एक भी बस का, रोडवेज की बस का संचालन कालसी से देहरादून और देहरादून से कालसी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार हैं। जहां जहां क्षेत्रीय विधायक सतर्क थे, उन लोगों को बसें रोडवेज ने उपलब्ध कराई हैं, लेकिन हमारे विकासनगर विधानसभा में एक भी नई बस का संचालन कालसी से देहरादून के लिए नहीं हो रहा है। जबकि पुरानी बसें जो थी रोडवेज की, वो भी बंद कर दी गई है। उसमें एक बस दिल्ली चलती थी, एक वाया करनाल दिल्ली चलती थी। तो वहीं देहरादून के कालसी ब्लॉक में मनरेगा को जी राम जी नाम देने के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
5 दिनों से ब्लॉक मुख्यालय के गेट पर प्रधान संगठन का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और ये धरना सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खुला ऐलान बन चुका है। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही केंद्र की नई योजना जी राम जी सुर्खियों में है, लेकिन जमीनी हकीकत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती है। देहरादून के कालसी ब्लॉक में मनरेगा को जी राम जी नाम देने के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मजदूरों को महीनों तक भुगतान नहीं, ग्राम पंचायतों के खेत खाली हैं और ऊपर से नई नई प्रक्रियाओं का बोझ। सवाल साफ है, क्या बदलाव सिर्फ नाम का हुआ या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है मजदूरी भुगतान में देरी। 3 महीने तक मजदूर अपनी मेहनत की कमाई के लिए भटक रहे हैं, जबकि सरकार पर्याप्त बजट की बात कर रही है, तो वहीं मटेरियल पेमेंट करीब 60% तक लंबित है, जिससे गांव में विकास कार्य ठप पड़ते जा रहे हैं। ग्राम प्रधानों का साफ कहना है कि बिना भुगतान के काम करना अब असंभव हो रहा है। कुछ दिनों से हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और हमारा यहाँ पर धरने पर बैठने का मुख्य कारण है जी राम जी के प्रति हमारा विरोध है। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें जो भी कार्य ऑनलाइन किए गए हैं उसको हम चाहते हैं कि ऑफलाइन किए जाए। इसका मुख्य कारण है कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, टावर नहीं है, जहां पे जिसकी वजह से जो भी ऑनलाइन जो अटेंडेंस वगैरह है वो लगती है वो नहीं हो पाती। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी काम है वो ऑफलाइन कर दिए जाए। जी अभी तक हमारे पास कोई भी अधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, तो जब तक हम उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आता या वो कोई जवाब नहीं करते तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। हमारी जो हमारी मांग है फेस लॉक को लेके, क्योंकि जो ये फेस लॉक है इसमें जो मजदूर है वो 2 टाइम की हाजिरी नहीं दे सकते और यहाँ पर जो नेटवर्क सुविधा है, जो रूरल क्षेत्र में नेटवर्क सुविधा भी नहीं होती, गदेरों में, खालों में, वहाँ पर जो है नेटवर्क सुविधा नहीं होती है, जिस कारण की ना जो अटेंडेंस है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगी है कि जो 5 लाख तक की जो फाइल है उसको आप ऑफलाइन करें, जो ऊपर की जो फाइल है उसको आप ऑनलाइन भी करोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तकनीक के नाम पर लागू की गई रेटिना स्कैन हाजिरी भी पहाड़ पे मजाक बनती जा रही है। नेटवर्क नहीं होने की वजह से मजदूर हाजिरी तक नहीं लगा पा रहे और इसका सीधा असर उनके भुगतान पर पड़ रहा है। ये ऑनलाइन सिस्टम अटेंडेंस लगती थी, वो बिल्कुल ये यदि अटेंडेंस ऑनलाइन लगी तो ये योजना ऊपर बिल्कुल पहाड़ में चल नहीं सकती है स्पेसिफिक जगह। और वहाँ पे जो पहले अटेंडेंस लगती थी वो इस तरीके की नहीं थी। अब तो ये इन्होंने सिस्टम पूरा बदल दिया है। जीपीएस सिस्टम को भी हम मान रहे हैं कि ये पारदर्शिता बरते। 252 रुपये की पारदर्शिता नहीं, ये तो बिल्कुल योजना को बंद करने के लिए किया गया है। विकास की बातें नहीं, हम अपने संगठन से पूरी उम्मीद करते हैं कि इसको हम स्टेट गवर्नमेंट से मनवा के रहेंगे, क्योंकि ये जब 2006 में योजना लागू हुई थी तो उस समय भी डिफरेंट स्टेट के लिए ये जोग्राफिकल अलग अलग सिस्टम बना दिया गया था कि वो निर्णय ले सकता है। KYC की जटिल प्रक्रिया ने भी ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। डिजिटल जानकारी के अभाव में कई मजदूर प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे योजनाओं से दूरी बना रहे हैं। सरकार भले ही रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि लोग अब काम मांगने से ही कतराने लगे हैं। कालसी में उठी ये आवाज अब एक बड़े सवाल में बदल चुकी है। क्या मनरेगा को जी राम जी बनाकर आसान किया गया है या फिर इसे इतना जटिल बनाया गया कि जरूरतमंद ही इससे दूर हो जाएं? फिलहाल धरने पर बैठे प्रधान और मजदूर सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं, हालांकि इंतजार अब और लंबा होता जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। वहीं विकासनगर मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब सख्ती का दौर शुरू हो चुका है, जहां उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ मंडी का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई से लेकर के व्यवस्थाओं तक हर पहलू को बारीकी से परखा। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने मंडी परिसर की स्थिति का जायजा लेते हुए चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। किसानों और व्यापारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को जांचते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया कि मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, जिससे कि किसानों को बेहतर माहौल मिल सके और व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। साथ ही
अनियमितता, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात दोहराई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मंडी समिति के पास यहाँ बहुत अधिक जमीन है और हम इस बार क्या है कि सारी मंडी समिति में आय बढ़ाने के लिए जमीनों का उपयोग करना चाहते हैं। मंडियों में कितना विस्तार हो सकता है, कितने लाइसेंसधारी हैं जो और काम करना चाहते हैं, और इसलिए मैं सभी मंडियों में गया हूँ। अभी हमने परसों बैठक भी बुलाई है और कुछ दुकानें भी बनाई है। कुछ कैसे यहाँ सुधार हो सकता है, सफाई हो सकती है, इस बारे में मैंने अभी बैठूंगा और अपने सचिव को बताऊंगा कि भी इस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मंडियों की आय में बहुत वृद्धि हुई है। जब आय में वृद्धि होती है तभी किसानों की रोडें बनती है। मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 900 छोटी बड़ी सड़कें बनाई है। अब कहाँ बनी क्या बनी, लेकिन हमने किसानों की छोटी बड़ी सड़कें बनाई है। तो वहीं देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में पारंपरिक बिस्सू पर्व का आगाज हो गया है, जहां पर बसंत के स्वागत और नई फसल की खुशहाली का ये उत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और रिश्तों की मिठास का संगम है। देखिए हमारे संवाददाता अमित रावत की खास रिपोर्ट। ढोल दमाऊं की गूंज और रणसिंघे की आवाज के साथ जौनसार बावर में बिस्सू पर्व के रंगीन शुरुआत हो चुकी है। पर्व की शुरुआत फुलियात से होती है, जो बसंत और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। ग्रामीण जंगलों से बुरांश के लाल फूल तोड़कर लाते हैं और अपने आराध्य देव और घरों को सजाते हैं। आशा और प्रकृति का यह अनोखा संगम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुलाकात करते हैं और सब लोग घर से आते हैं और मेरे मुलाकात के लिए सबसे जमा ये निष्ठा से है, ये आज से ये कई पीढ़ियों से है। ये बिस्सू पर्व जो है ये हमारा बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। ये लगभग 5-6 दिन चलता है। इसमें हम बुरास के फूल अपने कुल देवता को चढ़ाते हैं और इसमें जो मेन रहता है हमारे लोकल सांस्कृतिक नाच गाना रहता है और सबसे भव्य जो इसमें रहता है वो ठोडा नृत्य का कार्यक्रम रहता है। ये बिस्सू पर्व जो है हमारे जौनसार, बावर, देवगार, रोआई, जौनपुर, हिमाचल और सिरमौर क्षेत्र में बड़े धूमधाम से लगभग 5 दिन तक मनाया जाता है। बिस्सू पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने का भी माध्यम है। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और मायके से ससुराल गई बेटियों के लिए बाटा भेजा जाता है। ये परंपरा सालों से यहाँ पर चली आ रही है, जो अपनों के बीच प्रेम और अपनेपन को बढ़ाती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गाँव आकर के, अपने कल्चर से जुड़ करके। और हमारे कल्चर में बिस्सू पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पर विवाहित लड़कियों को बाटा दिया जाता है, जिसमें घर के बनाए हुए पकवान होते हैं। और इस कल्चर को सब लोग मिलजुल करके हमारे जौनसार बावर के क्षेत्र में चलते हैं। 3 से 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में जगह जगह मेले सजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण होता है ठोडा नृत्य। दरअसल ये एक प्राचीन युद्ध कला पर आधारित तीरंदाजी का खेल है, जिसमें युवा ढोल की थाप पर वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ये नृत्य न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि जौनसारी और हिमाचली संस्कृति की वीर गाथा को भी जीवंत करता है। जो नृत्य है ये एक नृत्य कला है और प्राचीन काल में महाभारत के समय से ठोडा नृत्य चला आ रहा है। एक्चुअल में जो ठोडा नृत्य था वो पुराने काल में जो महाभारत काल में उनके अभ्यास का कार्य हुआ करता था। जिस प्रकार से आप ये कहेंगे कि पुराने समय में जब युद्ध से पहले अभ्यास किया जाता था, उस अभ्यास को ठोडा नृत्य के रूप में आज हम देखते हैं। ये ठोडा नृत्य महाभारत के काल से चला आ रहा है और इस ठोडा नृत्य में लोग जो मुख्य इसमें लोग होते हैं वो तीर और बाण का प्रयोग करते हैं। बुरांश की खुशबू, बाटा की मिठास और ठोडा की वीरता, ये सब मिलकर बिस्सू पर्व को और खास बनाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में भी जौनसार बावर अपनी जड़ों से जुड़ा है और यही इसकी असली पहचान भी है। जौनसार बावर में मनाया जाने वाला बिस्सू पर्व जहां एक और प्रकृति और परंपरा का अनूठा संगम है, वहीं यह त्योहार सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत करने का जरिया बनता है।
बुरांश के फूलों से सजी घाटियां, ढोल दमाऊ की गूंज और ठोड़ा की वीरता, हर दृश्य इस बात की गवाही देता है कि यहाँ की संस्कृति आज भी पूरी तरह से जीवंत है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, चकराता। कालाढूंगी के बैलपोखरा में प्राचीन संसारी माता के मंदिर में हर साल बैशाखी मेले का आयोजन किया जाता है। जहां बैलपोखरा संसारी माता मंदिर में कई सालों से मेले का आयोजन होता आया है। प्रवतीय समाज और सिख समाज के लोगों की ओर से मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले में प्रतिभाग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बैशाखी पर्व के दिन जो भी श्रद्धालु संसारी माता के मंदिर में पुष्प अर्पित करता है वो साल भर बीमारियों से दूर रहता है। इसलिए संसारी माता का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। देवी मंदिर सांसारिक मैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ पुष्प चढ़ाते हैं, तो उनकी साल भर की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो अपने रोग व्याधि से दूर रहते हैं। यहाँ पर मेला बहुत ही पौराणिक समय से लगते आ रहा है। लगभग 40 वर्ष पहले से यहाँ पर पहले घुड़दौड़ भी होती थी और यहाँ पर पहलवानियों की कुश्तियां वगैरह भी होती थी, लेकिन अब व्यवस्थाएं नहीं हो पाने के कारण से केवल एक मेले पे ही यहाँ पर आ रहे थे, जो कि 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यहाँ पर हर वर्ष इसी बैसाखी के त्योहार पर लगता है। देव स्थल है, यहाँ पर इसको सांसारिक मैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिख समुदाय और कुमाऊनी क्षेत्र के भावरकोटे के सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। ये बैसाखी और हमारे कौतिक जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ संयुक्त रूप से मनाया जाता है। और यहाँ पर पूर्व में हमारे जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ पर कुश्ती दंगल वगैरह काफी ऐसे अखाड़े और सरदार कौम द्वारा जो था वो मनाया जाता था यहाँ पर काफी। अभी तो काफी जब पहले प्राचीन यहाँ पर महामारी वगैरह आई थी तो हमारे जो बुजुर्गों द्वारा इस पूरे ग्राम सभा की केयर की गई है। पूरे चारों ग्राम सभा बेलपोखरा के चारों कोने में जो है केयर किया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई दैवीय आपदा वगैरह नहीं आती है। तब से आ रहे हैं, प्राचीन मंदिर है, देवी का मंदिर, सभी लोग आते हैं यहाँ मंदिर में। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 60 साल उम्र हो चली है मेरी और 5-7 साल जाने लग गए होंगे। क्या मान्यता है इस मंदिर की, इसलिए यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना? देवी का मंदिर है, मान्यता तो है ही, और इतना बड़ा प्राचीन वृक्ष है। मेले को मनाते हैं, वैसे भी जब कोई भागवत वगैरह होता तब भी आते ही हैं। तो पौड़ी के डांडा नागराज मंदिर में बैसाख पर्व के दूसरे दिन समिति की ओर से भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान नागराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, क्षेत्रीय विधायक, प्रवासी अतिथि और धर्म क्षेत्र अध्यक्ष सुभाष देशवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। पूरे दिन भक्ति, उत्साह और लोक संस्कृति की रंगत से सजा ये आयोजन भंडारे के साथ संपन्न हुआ। जो दान होता है, जो रसीदें काटी जाती हैं, भगवान डांडा नागराजा का जो ऐतिहासिक सिद्धपीठ में मेला होता है 2 गते बैसाख को, इसका कल विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी थी। कल शिवसु देवता की डोली जब व्यास घाट आगमन करती है और व्यास मंदिर में स्नान करने के बाद गंगा नदी में तत्पश्चात डोली का शिवसु वापस आगमन होता है, क्योंकि शिवसु के जो मंदिर में पुजारी है तो वहाँ से डांडा नागराजा मंदिर की शुरुआत हो जाती है। और कल और आज 2 दिवसीय मेला आज समापन हुआ। समापन के अवसर पर